कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका हार्दिक स्वागत है सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस पर कल हमने वीडियो नहीं डाला था, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा जो मैटर होगा वो है हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं, चलिए थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन को हिंदी में मंत्रिमंडलीय आयोग भी कहा गया और इसकी नियुक्ति क्लीमेंट एटली सरकार अर्थात ब्रिटेन की लेबर पार्टी सरकार के द्वारा की गई थी। कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 को गठित किया गया और इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, जिनमें पहले का नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरे सदस्य थे ए.बी. अलेक्जेंडर और तीसरे सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स। तो क्या आप जानते हैं तीनों में से अध्यक्ष कौन था? सवाल आया कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो आपका सही उत्तर होगा पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और ये जो 3 सदस्यों से गठित जो आयोग था इसे कैबिनेट मिशन कहा गया, जिसका गठन 19 फरवरी 1946 को लंदन में हुआ। और ये आयोग भारत में 24 मार्च 1946 को आता है। ये 24 मार्च 1946 को भारत आता है और इसने एक योजना प्रस्तुत की, संविधान सभा के गठन के लिए योजना प्रस्तुत की और ये योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की गई। 16 मई 1946 को इसने जो योजना प्रस्तुत की, इस योजना को मंत्रिमंडलीय योजना कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय योजना कहा गया जब 16 मई 1946 को उसने संविधान सभा के गठन के लिए योजना प्रस्तुत की थी। योजना के अनुसार क्या था कि संविधान सभा का गठन 3 तरीके से सदस्यों को लेकर किया जाना था और कैबिनेट मिशन में जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है वो 3 माध्यम से हुआ है। पहला माध्यम था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों को लिया जाना था। दूसरा जो था वो था देशी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांत को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ब्रिटिश प्रांत ना करके इसे ब्रिटिश सेक्टर कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे, प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रदेश। चीफ कमिश्नर प्रदेश, प्रांतों से 292 सदस्य लिए गए, चीफ कमिश्नर प्रदेश से 4 और देशी रियासतों से जो हुआ है वो मनोनयन हुआ है। यहां हुआ है निर्वाचन, निर्वाचन हुआ है ब्रिटिश क्षेत्रों में। चीफ कमिश्नर प्रदेश में गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनयन हुआ है और देशी रियासतों में भी मनोनयन हुआ है और मनोनीत सदस्य जो देशी रियासतों से आए हैं उनकी संख्या है 93। इस तरह से संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या बनती है वो 292, 4 और 93 अर्थात संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389। बहुत अच्छा सवाल है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। इसके साथ आप एक चीज और याद रखेंगे, इसमें जो प्रत्येक सदस्य है वो 10 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा है। अर्थात एक व्यक्ति भारत के 10 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर आपको बता दिया जाए, वो ये कि ब्रिटिश क्षेत्रों से जो निर्वाचन हुआ है ये अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से ही गठित हुई है, इसमें जनता की सीधी भागीदारी नहीं थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं संविधान सभा के गठन के बाद आगे क्या क्या हुआ है उस पर विचार करते हैं। संविधान सभा के
292 सदस्यों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। इनमें सामान्य क्षेत्र से 210 सदस्य लिए गए, अर्थात ये सामान्य है, जनरल है, इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है। मुस्लिम लीग को यहां पर 78 सीटें दी गई थी, जबकि सिख धर्म के लोगों को 4 सीटें दी गई थी। इस तरह से ये टोटल 292 जो सीटें हैं उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया था। जब चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में, इन चुनाव में मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें मिलती है, जबकि 208 सीटों पर कांग्रेस विजयी रहती है और 15 सीटों पर अदर। ये चुनाव का परिणाम था और इस परिणाम से मुस्लिम लीग काफी असंतुष्ट हुई। उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। न केवल बहिष्कार किया बल्कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए भारत में व्यापक तौर पर हिंसा की 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा मनाया जाता है और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का अर्थ आपको समझ लेना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ था, हम भारत के हिंदू धर्म के लोगों के साथ नहीं रहेंगे और इसके लिए उन्होंने पूरे भारत में, और सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य था वो था आपका बंगाल, वहां उन्होंने व्यापक हिंसात्मक कार्यवाही की। अर्थात भारत में बड़ी मात्रा में उन्होंने हिंसा की, ये बताने के लिए कि हिंदू मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते, अर्थात मुसलमानों को अलग राष्ट्र की आवश्यकता है। इस तरह से मुस्लिम लीग जब असंतुष्ट हो जाती है चुनाव के परिणाम के बाद भी, तो अब आप समझिए कि जब संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी, संविधान सभा, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, इस बैठक का आयोजन किया गया वर्तमान संसद भवन जो दिल्ली में है, इसके सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में मुस्लिम लीग और देशी रियासतें भाग नहीं लेती है। मुस्लिम लीग और देशी रियासतें दोनों ने ही भाग नहीं लिया है। यहां ध्यान दीजिएगा, इस पहली बैठक में जो प्रथम बैठक होती है, इसमें 211 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्य उपस्थित थे और इस संविधान सभा की पहली बैठक में फ्रांस की नीति को अनुसरण करते हुए, फ्रांस का अनुसरण करते हुए वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, या यूं कहें तो अस्थायी अध्यक्ष, निर्वाचित नहीं कहेंगे बल्कि नियुक्त किया गया। वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का निर्वाचन बिहार से हुआ था और वो सभी सदस्यों में वरिष्ठ थे, इसीलिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये जो अध्यक्ष बने वो प्रोटेम स्पीकर है और आपको मैंने पहले भी बताया था प्रोटेम स्पीकर परमानेंट नहीं होता है। तो जब संविधान सभा की जब अगली बैठक होती है, अगली बैठक संविधान सभा की होती है 11 दिसंबर 1946 को,
और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसके आगे की तारीख को हम तारीखों के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके आगे की तारीख आती है 13 दिसंबर 1946, जब पंडित नेहरू ने संविधान सभा में रखा उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में पंडित नेहरू ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव, और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को पारित होता है नेहरू के द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में हमारे भारत की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है। इससे अगर आगे हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, तो नेहरू जी द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव को के एम मुंशी ने एक संज्ञा दी है, भारतीय गणराज्य की कुंजी। भारतीय गणराज्य की कुंजी किसे कहा गया? तो हम कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था के एम मुंशी के द्वारा। इसके आगे बढ़ेंगे हम, तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की जाती है। भारत विभाजन की घोषणा किसने की? तो भारत विभाजन की घोषणा करने वाला था लॉर्ड लुई माउंटबेटन। अतः इस योजना को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान 2 टुकड़े किए जा रहे थे और इसी को भारत विभाजन कहा जाएगा। तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की जब घोषणा की गई, तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा सदस्यों की संख्या पर भी पड़ा, और सदस्य संख्या जब 31 दिसंबर 1947 को फिर से गठित की गई, अर्थात उन्हें परिसीमन किया गया, तो इन सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 ही रह गई थी। 299 सीटों को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो 229 सीटें प्रांतों से और 70 सीटें देशी रियासतों से शामिल की गई। अर्थात यहां पर सीटों की संख्या में गिरावट आती है, क्योंकि पाकिस्तान डिवाइड हो जाता है भारत से। 3 जून 1947 के बाद अगली हम जो तारीख ले रहे हैं वो है 22 जुलाई 1947। इस तारीख के दिन क्या होता है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज, आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, लेकिन कुछ विद्यार्थी 2-3 बातें नहीं जानते होंगे, पहले उन्हें मैं बता देता हूं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज बनाने का जो डिजाइन बनाया था, वो बनाया था भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था मैडम भीकाजी कामा ने। भीकाजी कामा ने भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया, और वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम तिरंगा कहते हैं, इसका डिजाइनर था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया इसके डिजाइनर हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर हैं। इसके बाद जो तारीख आती है वो आती है 15 अगस्त 1947, हमारा देश आजाद हो जाता है। और आजादी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समिति का गठन किया जाता है हमारी संविधान सभा के द्वारा, और इस समिति का नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, और ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है। प्रारूप समिति से जुड़ा काफी इंपोर्टेंट सवाल आता है। प्रारूप समिति का गठन होता है विद्यार्थियों
29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति में कुल सदस्य या फिर अध्यक्ष की बात करें तो आप सब जानते होंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें अध्यक्ष के तौर पर अगर हम रखेंगे तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भीमराव रामोजी अंबेडकर जिनका पूरा नाम था, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, B.R. अंबेडकर। और इस कमेटी में 6 सदस्य और थे, जिनमें K.M. मुंशी पहले सदस्य, N. गोपाल स्वामी, आयंगर दूसरे सदस्य, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरे सदस्य, चौथे सदस्य M. सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। चौथे सदस्य के बाद 5वें सदस्य थे D.P. खेतान और 6ठे सदस्य थे B.L. मित्तर। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या अगर अध्यक्ष सहित रखेंगे तो 7 सदस्य थे, जिनमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। लेकिन याद रखिए इन 2 सदस्यों में रिप्लेसमेंट हुआ है, यानी कि D.P. खेतान की हो जाती है मृत्यु और इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामाचारी को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाता है। B.L. मित्तर इन्होंने दे दिया था इस्तीफा और इनके इस्तीफे की वजह से N. माधव राव को यहां सदस्य बनाया जाता है। तो प्रारूप समिति जिसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना, और उसके मुख्य जो काम थे उनमें प्रारूप तैयार करना, और वो भी बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान की परंपराओं को निभाते हुए, भारत के कल्चर को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग यानी कि प्रारूप तैयार किया गया। और ये प्रारूप संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत होता है। ये प्रारूप समिति की पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी।